हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं एंड यहाँ से सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी डेटा, इंडियाज टोटल renewable energy based electricity generation capacity has increased by 24.2 gigawatt to dash gigawatt in October 2024। तो इस अथॉरिटी ने डेटा रिलीज किया है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है ये 24.2 गीगावाट से बड़ी है और एज ऑफ अक्टूबर 2024 ये आपकी 203.18 गीगावाट हो गई है। ठीक है, कितना ये आपका हो गया है, इसने बेसिकली 200 गीगावाट सरपास कर दिया है। ये 203.18 गीगावाट हो गई है। ठीक है, एंड ये शो करता है हमारी रिमार्केबल ग्रोथ इन दी रिन्यूएबल एनर्जी। और हम ऐसे ही चलते रहे तो जो हमारा टारगेट है वो हम इसे जल्दी ही अचीव कर पाएंगे, विच इज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ अचीविंग 500 गीगावाट फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस बाय 2030। ठीक है, तो ये टारगेट याद रखना है। इसी के साथ यहाँ पे मेंशन किया गया था अगर हम इसमें न्यूक्लियर एनर्जी को भी इंक्लूड कर दें तब हमारा जो टोटल कैपेसिटी है वो 2024 में कितना हुआ है, 211.36 गीगावाट। एंड एट प्रेजेंट इंडिया की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, यहाँ पे सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो बाकी सोर्सेज हैं उनका भी अगर हम मिला दें तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इंडिया की जो है वो आपकी कितनी पहुंच गई है, 452.69 गीगावाट ये पहुंच गई है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन आपका रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में देखा जा रहा है वो है सोलर पावर का, विच इज़ योर 92.12 गीगावाट। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एज ऑफ 2024 की, तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है किसका है, सोलर पावर का है, फॉलोड बाय योर विंड पावर। ठीक है, सोलर पावर में कितना इंक्रीज हुआ है, 27.9% का हुआ है। वहीं पे विंड पावर की अगर बात करें तो विंड पावर का आपका ये इंक्रीज यहाँ पे 7.7% का हुआ है एंड इट रीच टू 47.72 गीगावाट। देन अगेन इट इज फॉलोड बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिसमें लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं ये जनरेट कर रहे हैं 46.93 गीगावाट एंड स्मॉल हाइड्रो पावर की बात करें तो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 5.07 गीगावाट। ओके, नाउ एज ऑफ नवंबर जो आपके टॉप 3 स्टेट्स हैं जिनने सबसे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी जो है प्रोवाइड की है, ये आ जाते हैं राजस्थान विच इज़ 29.98 गीगावाट, फॉलोड बाय गुजरात एंड तमिलनाडु। ओके, नाउ इसके अलावा अगर यहाँ पे हर चीज़ की हमने बात कर ली तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि कितनी जॉब्स यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आपके जो है जनरेट की गई थी। तो अगर बात की जाए 2023 की तो यहाँ पे 1.02 मिलियन जॉब्स जो हैं ये एस्टिमेट यहाँ पे लगाया जा रहा है कि इतनी जॉब्स यहाँ पे क्रिएट की गई थी। क्लियर है। इसी के साथ एक और चीज़ नोट कर लेते हैं, इंडिया का ग्लोबल कमिटमेंट्स। तो 2022 में इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है इनको सबमिट किया था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसमें इन्होंने प्लेज लिया था कि हम रिड्यूस करेंगे एमिशन इंटेंसिटी 2030 तक बाय 45% एंड वी विल अचीव 50% ऑफ क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी फ्रॉम दिस नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। एंड ये भी आपका कब तक होगा, 2030 तक होगा। तो ये प्लेज इंडिया ने ली थी, ये कमिटमेंट इंडिया ने किया था। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक और टारगेट डिस्कस कर लेते हैं कि जो अगर हम ये सब टारगेट अचीव कर लेंगे तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है कि हमें नेट ज़ीरो एमिशन करना है 2070 का, ये भी हम अचीव कर पाएंगे। ओके, ऐसा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रेगुलेटरी बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन म्यूनिसिपल फाइनेंसेस विद द थीम ओन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। तो इस रिपोर्ट को रिलीज किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, किसने रिलीज किया था, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसे रिलीज किया गया था, जिस रिपोर्ट में एनालाइज किया गया है बजटरी डेटा 232 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, विच कवर ओवर 90% ऑफ इंडियाज टोटल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन।
इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू रिसिप्ट कि ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, 20.1%, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये बढ़ा है, एंड इट रीच टू ₹1.7 ट्रिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। वहीं पे अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर जो है ये आपका बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 13.9% से, एंड इट रीच टू 1.49 ट्रिलियन रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर 2024 फ्रॉम द 1.31 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2023। इसके अलावा यहाँ पे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बजटेड सरप्लस है वो भी मेंशन किया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए ये आपका था ₹20,819 करोड़ का, एंड इसी ड्यूरेशन के लिए अगर यहाँ पे बात की जाए एट दी अबव ₹1,000 करोड़, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन दिया था महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना। तो यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा ये सरप्लस बजट था, एंड इट इज़ लीड बाय दी महाराष्ट्र विद ₹11,104 करोड़। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ग्लोबल मैक्रो आउटलुक फॉर 2025-2026 जिसे रिलीज किया था मूडीज रेटिंग ने, एज पर दिस रिपोर्ट इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन सर्ज टू 14-month हाई ऑफ %। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये आपकी 14-month हाई थी, मतलब ये बड़ी है, कितना है ये, इट इज 6.21%। ये यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्होंने किया था, ठीक है। एंड यहाँ पे जीडीपी की अगर बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट की है फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर 2024 के लिए, इट इज 7.2%, एंड वहीं पे कैलेंडर ईयर 25 और 26 की बात करें तो ये 6.6% एंड 6.5% यहाँ पे प्रिडिक्ट की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इन नवंबर इनिशिएटेड इट्स फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिसिटी विद एन एक्सपोर्ट ऑफ अप टू 40 मेगावाट हाइड्रो पावर टू बांग्लादेश बाय यूटिलाइजिंग इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने इनिशिएट किया है इनका फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट, किसके साथ, 40 मेगावाट हाइड्रो पावर का बांग्लादेश के साथ, बाय यूटिलाइजिंग दी ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑफ इंडिया। तो इट इज़ योर नेपाल, ठीक है। कौन सी कंट्री है, नेपाल है, और ये अग्रीमेंट इन मंथ ऑफ अक्टूबर साइन हुआ था इंडिया की एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, देन नेपाल की नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड बांग्लादेश की बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, इन तीनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था इन मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। कहाँ पे साइन हुआ था, काठमांडू नेपाल में। इसी के साथ एक पॉइंट जो नोट करना है, इंडिया करंटली इंपोर्ट कर रहा है 450 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से, और आने वाले टाइम में ये हम बढ़ा के 1200 मेगावाट कर देंगे, और आगे 10 साल में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडिया ने अश्योर किया है नेपाल को कि हम इंपोर्ट करेंगे इनसे 10,000 मेगावाट की बिजली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक एंड रिसीव्ड द अवार्ड फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द नेशनल लर्निंग वीक, जो आपका 19 से 27 अक्टूबर तक आपका चला था। वैसे तो 19 से 25 था, बट इसका ऑब्जर्वेंस एक्सटेंड किया गया था 27 तक, ठीक है। नाउ अब इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फर्स्ट रैंक हासिल हुआ था, इट इज मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, दैट इज MECL, एंड सेकेंड और थर्ड पोजिशन पे आपके थे जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, सेकंड आपका रैंक था, और कैटेगरी क्या थी, एक्स्ट्रा स्मॉल, वेरेस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कैटेगरी आपकी थी मीडियम, एंड इसका रैंक था आपका थर्ड रैंक, ठीक है। वहीं पे अगर मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की बात करें, इसका आपका ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी था आपका स्मॉल, ओके। नाउ अब इसकी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर जो है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1989 में। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका नागपुर महाराष्ट्र में, एंड इसके डायरेक्टर करंटली हैं अनुपम अग्निहोत्री। नेक्स्ट आता है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, इसके आपके CMD है इंद्रदेव नारायण, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है नागपुर महाराष्ट्र में, एंड इट इज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1972। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के आपके CMD करंटली हैं घनश्याम शर्मा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में, एंड इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एयरपोर्ट दैट हैज अचीव्ड द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर इट्स इनोवेटिव एडवांसमेंट इन एविएशन एट द एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड ड्यूरिंग द सऊदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन 2024, जो आपका रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का जिसने यहाँ पे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अचीव किया है इनोवेटिव एडवांसमेंट के लिए इन एविएशन, तो इट इज़ योर
हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये रिकॉग्निशन किया गया है। ठीक है, अब इनके दो यहाँ पे सर्विसेज हैं विच इज डिजिटल ट्विन, जिसको टॉप ऑनर दिया गया है इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट में। वेरएस स्मार्ट शॉपिंग ट्रॉली जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ रनर अप इन द एयरपोर्ट रेवेन्यू मैनेजमेंट कैटेगरी। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर द लार्सन एंड टोब्रो हैज एक्वायर्ड -% स्टेक्स इन अ E2E नेटवर्क, जो आपकी एक इंडियन क्लाउड कंपनी है, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1407.02 करोड़। तो कितना परसेंट स्टेक L&T ने यहाँ पे एक्वायर किया है E2E नेटवर्क का? इट इज योर 21%। और दो फेज में यहाँ पे या दो पार्ट में ये डील हुई थी। पहला आपका था 15% इक्विटी फॉर 1079.27 करोड़ एंड सेकेंड आपका डील था 6% स्टेक फॉर 327.75 करोड़ का। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो E2E नेटवर्क है इसके करंट MD है तरुण दुआ। इसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली। नाउ L&T की बात करते हैं। इसके करंट CMD है SN सुब्रमण्यन। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1938 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका T20 सीरीज 2024। तो पहला आपका पॉइंट है, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम कैप्टन बाय सूर्य कुमार यादव वॉन द T20 इंटरनेशनल Series 3-1 by defeating the South African men's cricket team, which is captained by Eden Markham. Next is Sanju Samson achieved the third T20 international century in the fourth match of the series against South Africa, जिसमें उन्होंने 109 रन बनाए थे in a 56 ball. Next is Arshdeep Singh became the India's second highest wicket taker in men's T20 international after युजवेंद्र चहल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा अर्शदीप सिंह जो हैं ये इंडिया के सेकंड हाईएस्ट T20 इंटरनेशनल विकेट टेकर बने हैं और इन्होंने 92 विकेट्स आपके लिए हैं 59 इनिंग्स में। और इन्होंने जो है रिकॉर्ड तोड़ा है जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने 89 विकेट्स लिए थे आपके 69 इनिंग्स में, एंड भुवनेश्वर कुमार का, जिन्होंने 90 विकेट्स लिए थे 89 इनिंग्स में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन टीम ने रिकॉर्ड बनाया है थर्ड हाईएस्ट T20 इंटरनेशनल स्कोर का, विच इज योर 297 रन्स इन 20 ओवर्स अगेंस्ट द बांग्लादेश। नेक्स्ट इज संजू सैमसन बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर द 3 T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज इन अ ईयर, एंड इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है इंग्लैंड के फिल सैट का, जिन्होंने 2 सेंचुरीज यहाँ पे बनाई थी इन अ शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ गेम। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, संजू सैमसन जो है ये थर्ड इंडियन प्लेयर बने हैं जिन्होंने ये सेंचुरीज बनाई हैं आपकी, आफ्टर दी रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव एंड इन दी T20 इंटरनेशनल्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, तिलक वर्मा ही बिकेम दी सेकेंड इंडियन आफ्टर संजू सैमसन, जिन्होंने दो आपकी कंसेक्यूटिव T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाई हैं और इन्होंने स्कोर किया है 100 इन अ 41 बॉल्स। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वॉन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल इन केमेंट्स लैंड। तो इनमें से कौन से आपके इंडिया के प्लेयर हैं, इंडिया के बॉक्सर हैं, जिनको वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल यहाँ पे दिया गया है, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल दिया गया है। तो इनका नाम आपका है मनदीप जंगरा। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर A, और इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया था यूके के कॉर्नर मैकिंटोश को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सबमिटेड अ लेटर ऑफ इंटेंट to your International Olympic Committee future host commission to host Olympic and Paralympic Games of डैश ईयर। तो इंडिया ने बेसिकली लेटर ऑफ इंटेंट जो है सबमिट किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को कि क्या हम होस्ट कर सकते हैं 2036 का पैरा ओलंपिक और ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक गेम्स बेसिकली। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज 2036 के ओलंपिक के लिए ये लेटर ऑफ इंटेंट इंडिया ने सबमिट किया है, इंडिया की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा सबमिट किया गया है। और ऐसे ही टोटल आपकी 9 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये आपका लेटर ऑफ इंटेंट सबमिट किया है, इंक्लूडिंग मैक्सिको, इंडोनेशिया, टर्की, पोलैंड, इजिप्ट एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑथर्ड अ बुक टाइटल रतन टाटा अ लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ अ लेट मिस्टर रतन टाटा। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है, कौन से पर्सनालिटी है, कौन से ऑथर है जिन्होंने रतन टाटा अ लाइफ
जो है इस बुक को लिखा है, जो बायोग्राफी है रतन टाटा जी की? Here आंसर इज थॉमस मैथ्यू। इनका नाम है थॉमस मैथ्यू और इस बुक को पब्लिश किया गया है बाय दी हाइपर कॉलिंस इंडिया। यहाँ पे आप जो है बुक की इमेज देख सकते हैं। Next question is, name the personality who has released the 3 publications of a Supreme Court of India. तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने 3 पब्लिकेशन यहाँ पे रिलीज की है सुप्रीम कोर्ट की? तो इट इज आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 3 पब्लिकेशंस कौन कौन सी हैं? पहली आपकी बुक है जस्टिस फॉर नेशन, नेक्स्ट इज प्रिजन्स इन इंडिया एंड लास्ट इज लीगल एड थ्रू लॉ स्कूल्स। ये 3 पब्लिकेशंस यहाँ पे रिलीज की गई थी बाय दी द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following organization has prepared the report titled Skyways to the Future Operational Concept for Advanced Air Mobility in India along with the Ministry of Civil Aviation. तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ नवंबर एक रिपोर्ट जारी की गई थी, आपकी रिपोर्ट बनाई गई है स्काईवेज टू द फ्यूचर। इस रिपोर्ट को बनाया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा। ठीक है, इंडिया के जो आपकी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है इनके द्वारा इसको बनाया गया है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब इस रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन किया गया था कि नेक्स्ट 15 ईयर्स का यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया गया है कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में इंडिया में 1000 प्लस एयरक्राफ्ट होंगे और 1 लाख प्लस डेली फ्लाइट्स यहाँ पे आपकी होने लगेंगी। ठीक है, इंडिया में। अब यहाँ पे बात की जा रही है एडवांस एयर मोबिलिटी की। एडवांस एयर मोबिलिटी क्या है? बेसिकली एयर टैक्सीज, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग दैट इज EVOLT, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग STOL, ये सारे आपके एडवांस एयर मोबिलिटी की टेक्नोलॉजीज हैं। और इनका यहाँ पे बेसिकली क्यों बात की जा रही है? क्योंकि आप सभी को पता है जैसे आपकी बेंगलुरु सिटी हो गई, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन कितना होता है आप सभी को पता है। तो इन सब चीज़ों से इकोनॉमिक लॉस हमें बहुत होता है, इंडिया को बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस होता है, जिसकी वजह से अब हम सोच रहे हैं कि आने वाले सालों में हम जो है एडवांस एयर मोबिलिटी टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे एयर टैक्सीज जो है वो लाएं, ताकि हमारा जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है वो कम हो पाए। ठीक है, अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो सिर्फ एक बेंगलुरु सिटी से ही हमारा कितना लॉस हुआ है? 200 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ है 2023 की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इन्होंने इस रिपोर्ट में मेंशन किया है कि 3 स्टेज प्लान हम यहाँ पे रखेंगे अर्बन एयर मोबिलिटी का इंडिया में। पहला फेज आपका होगा 5 ईयर, पहला जैसे यहाँ पे 15 साल की बात हो रही है ना, तो पहला 5 साल जो होंगे फर्स्ट स्टेज जो होगी ये फोकस करेगी आपकी 5 ईयर प्री ऑपरेशनल सेटअप पे, जहाँ पे स्टैंड बॉक्स एनवायरनमेंट एंड कंडक्टिंग लो डेंसिटी कमर्शियल ऑपरेशंस जो हैं ये आपके क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, जो आपके अभी एग्जिस्टिंग हेलीपैड्स हैं उससे ये आपकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट स्टेज, जहाँ पे एडवांस ऑटोमेटेड एयर स्पेस मैनेजमेंट आपका इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड लास्ट जो होगी मैच्योर स्टेज आपकी, इसमें कंप्लीटली ऑटोमेटेड होंगी चीज़ें। ठीक है, एयर एंड ग्राउंड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस यहाँ पे आपके प्रोवाइड किए जाएंगे। फाइन, अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल मार्केट साइज है आपका एडवांस एयर मोबिलिटी का, ये आपका 2030 तक कितना हो जाएगा? इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये आपका $45.12 बिलियन हो जाएगा 2030 तक। फाइन, नाउ अगर यहाँ पे पूछा है अभी कितना है, 2022 के बेसिकली डेटा यहाँ पे बताया गया था, तो 2022 में ये $8.93 बिलियन है और 2030 तक $45.12 बिलियन ये आपका हो जाएगा। फाइन, नाउ आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आपके हैं प्रोफेसर कैलाश सचदेव। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1971। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एंड वायलेंस इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबली 18 नवंबर को और इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 2022 में। ठीक है, 2022 में इसका फर्स्ट आपका डे जो है वो मनाया गया था एंड ऑब्जर्व किया गया था एंड इस बार इसका हमने 3rd एडिशन ऑब्जर्व किया था 2024 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, इंडिया का चाइल्ड लाइन नंबर कौन सा है? 1098 है। अगर आपको कभी ऐसा कोई बच्चा दिखे जिसके साथ आपको लगता है कि कुछ गलत चीज़ हुई है, तो आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। आपका विदिन अ 60 मिनट
जो है यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड की जाती है। और इस सर्विसेज को प्रोवाइड कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे इमरजेंसी केयर बेसिकली प्रोवाइड की जाती है और ये आपका 365 डेज डे एंड नाइट वर्क करता है। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर आपको कभी ऐसा लगे तो आप इस नंबर को जरूर डायल कीजिएगा उस बच्चे की हेल्प करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इन नवंबर सेलिब्रेटेड द 72nd फाउंडेशन डे। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली 72nd फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया है इन द मंथ ऑफ नवंबर? इट इज योर EPFO। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज EPFO, जिसका हेडक्वार्टर आपका जो है वो लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में। एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1952 में। और करंट इसके जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं, इनका नाम है नीलम शामी राव। ओके, और इस इवेंट में आपके जो है भविष्य निधि अवार्ड जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट किए गए थे बाय दी डॉक्टर मनसुख मंदाविया। ठीक है, कौन कौन सी फील्ड में ये थे? जैसे बेस्ट रीजनल ऑफिस लार्ज, RO रायपुर, बेस्ट रीजनल ऑफिस स्मॉल, RO रोहतक। देन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की बात करें, DO पलक्कड़। और अगर बेस्ट रिमोट ऑफिस की बात करें, इट इज RO पोर्ट ब्लेयर। तो ऐसे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे जो है भविष्य निधि अवार्ड दिए गए थे। फाइन, नाउ और क्या चीज यहाँ पे मेंशन की गई थी, दैट इज कि यहाँ पे एक टुकड़ा मुस्कान ये बुकलेट जो है वो रिलीज की गई थी। स्टेट प्रोफाइल बुकलेट 2024 ये भी यहाँ पे रिलीज किया गया था। इसी के साथ पेंशन एंड एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस मैनुअल ये रिलीज की गई थी। एंड इसी के साथ साथ आपका अद्यतन जो आपका एनुअल न्यूज़लेटर कंपाइलेशन है एंड लीगल बुलेटिन है, जिसमें इन सभी चीज़ों को इसमें जो है आपका रिलीज किया गया था इस इवेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर बोडोलैंड महोत्सव एट द KD जाधव रेसलिंग स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, दिल्ली? तो इट वाज डन बाय द PM नरेंद्र मोदी। PM मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया था, जो पहला आपका इवेंट था बोडोलैंड महोत्सव का। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। 15 से 16 नवंबर को ये हुआ था। और इस इवेंट का मेन फोकस था ऑन प्रमोटिंग द लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर ऑफ द बोडो कम्युनिटी एंड इट्स थीम वाज पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत। इसके अलावा इस इवेंट में PM मोदी जी ने एम्फोसाइज किया था सीड मिशन को फॉर एम्पावरिंग यूथ एंड विमेन ऑफ अ बोडो कम्युनिटी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, सीड का फुल फॉर्म क्या है? स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज PM मोदी जी ने यहाँ पे हाईलाइट किया था फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव। और इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया था आपका रनाचंदी डांस, देन बोडोलैंड लिटरेरी फेस्टिवल एंड डोनाल्ड कप को। इसके अलावा यहाँ पे PM मोदी जी ने हाईलाइट किया था डेवलपमेंट एफर्ट्स जो किए जा रहे हैं बोडो कम्युनिटी के लिए, बोडो कम्युनिटी जो है उसकी ग्रोथ के लिए। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है अबाउट दी सेंट्रल स्पेशल पैकेज ऑफ ₹1,500 करोड़ एंड असम गवर्नमेंट स्पेशल पैकेज टू फॉर बूस्टिंग योर दिस कम्युनिटी, बोडो कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि जो मोर देन 700 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किए जा रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ और कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। देन रिहैबिलिटेशन की यहाँ पे बात की गई है 4000 फॉर्मर कार्डर्स की ऑफ अ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड बोडोलैंड। साथ में ही इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी इन दी असम पुलिस। इसी के अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो पास्ट में कन्फ्लिक्ट हुए हैं उनसे अफेक्टेड जो फैमिलीज हैं उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा पर फैमिली 5 लाख रुपए का। एंड एनुअल एक्सपेंडिचर, और ये प्रोवाइड कौन करेगा? असम गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एंड एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹800 करोड़ फॉर द बोडोलैंड प्रोग्रेस। ओके, साथ में ही PM मोदी जी ने मेंशन किया था, यहाँ पे इन्होंने बेसिकली प्रेज किए थे एफर्ट्स फॉर प्रिजर्विंग दी बोडो आर्ट एंड क्राफ्ट। तो जो इनकी आपकी बोडो आर्ट और क्राफ्ट है इसको प्रिजर्व करने के लिए जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उनकी यहाँ पे उन्होंने जो है प्रेज की थी, जिसमें आपका GI टैग्स भी GI इंडिकेटेड मतलब GI टैग्स आइटम जो है वो भी इंक्लूडेड है, जैसे आपका ढोकाना, गामसा, कराई, दाकिनी, ये सब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो बोडो कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको भी यहाँ पे इन्होंने जो है ट्रिब्यूट दिया था, हु आर बोडोफा उपेंद्र नाथ बरहम एंड कालीचरण वर्मा फॉर देयर
फॉर सिक्योरिंग द बोडो राइट्स, और इन्होंने ये राइट्स सिक्योर किए थे विदाउट एनी वायलेंस, मतलब नॉन वायलेंस और डेमोक्रेटिक वे से इन्होंने जो है बोडो कम्युनिटी के राइट्स सिक्योर किए थे। इस वजह से इनको ट्रिब्यूट भी यहाँ पे किया था पीएम मोदी जी ने। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद डैश ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल वर्कशॉप ऑन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम वर्टिकल इन न्यू दिल्ली। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पार्टनरशिप में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया था नेशनल वर्कशॉप प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के लिए? ठीक है, तो इट इज योर नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन है या कौन सा आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पार्टनरशिप में ये वर्कशॉप हुई थी? तो नेशनल हाउसिंग बैंक के पार्टनरशिप में ये हुई थी। एंड इस इवेंट में जो नेशनल हाउसिंग बैंक है इन्होंने 147 MOU साइन किए थे डिफरेंट प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, जो आपका वर्टिकल है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 का। वैसे तो 4 वर्टिकल है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में हम। इससे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के लिए। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज को फॉर बिल्डिंग देयर हाउस, या फिर अगर आप वो नया हाउस लेते हैं तो अर्बन एरिया में, तो उनको यहाँ पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। और इसे लॉन्च किया था पीएम मोदी जी ने सितंबर 2024 में। ठीक है, अभी करंटली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका मोर देन 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हो रहा है। साथ में ही बात करते हैं अब 4 वर्टिकल्स की। पहला वर्टिकल आपका है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 का बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप सेकंड है, देन अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड लास्ट इज इंट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम। और यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो इनमें से कोई भी वर्टिकल चुन सकता है एज पर देयर एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं। अभी यहाँ पे वर्कशॉप हुई है इंट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम की। अब ये इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो है इसके तहत इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप को और मिडिल इनकम ग्रुप को, जो फॉर देयर हाउसिंग लोन। ठीक है, होम लोन के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। और ये इंटरेस्ट सब्सिडी चैनलाइज की जाती है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक के थ्रू, आपका नेक्स्ट है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट ऑपरेशन द्रोणागिरी अंडर द नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022, जिसको पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था 2022 में। ठीक है, टू इलस्ट्रेट द पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ अ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। तो जो ऑपरेशनल द्रोणागिरी इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड इनिशियली ये 3 सेक्टर्स में वर्क करेगा, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। साथ में ही कौन से स्टेट्स में ये आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा इनिशियल फेज में? तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कौन से स्टेट में ये आपका जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कौन से 3 सेक्टर इनिशियली ये फोकस करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था IIT दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। क्लियर है? अब जो ऑपरेशन है ये आपका द्रोणागिरी, इसकी जो एक्टिविटीज हैं इनकी देखरेख करेगा IIT तिरुपति नव आविष्कार आई हब फाउंडेशन। ये क्लियर हुआ? नाउ अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इसके आपका कुछ ऑपरेशनल आर्म्स रहेंगे, जो आपका है जियो स्पेशल इनोवेशन एक्सेलरेटर IIT कानपुर का, IIT बॉम्बे का, IIM कलकत्ता एंड IIT रोपर। तो ये इसके ऑपरेशनल आर्म रहेंगे आपके ऑपरेशन द्रोणागिरी के। एंड जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है इसको मॉनिटर किया जाएगा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जियो स्पेशल इनोवेशन सेल द्वारा। ओके, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लॉन्च की गई थी, इंटीग्रेटेड जियो स्पेशल डेटा शेयरिंग इंटरफेस को, जो ये प्लेटफॉर्म है इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था इस प्रोजेक्ट के साथ, इस ऑपरेशन के साथ, ताकि यहाँ पे जो डेटा शेयरिंग है वो आराम से की जा सके, एक्सेस किया जा सके डेटा को और एनालाइज किया जा सके। क्लियर है? किस चीज के लिए? फॉर अर्बन प्लानिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट।
नाउ एक और चीज़ जो यहाँ पे मेंशन की गई थी कि ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया गया है अंडर द नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022, जिसको 2 दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या था, किस एम के साथ उसको लॉन्च किया गया था कि इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाना है ग्लोबल स्पेशल स्पेस में। एंड इसका एक और एम है कि हमें सेटअप करना है हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिकल सर्वे एंड मैपिंग विद अ हाई एक्यूरेसी डिजिटल एलिवेशन मॉडल बाय 2030। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज परमिटेड इंडिविजुअल्स होल्डिंग अ लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल वेइंग अप टू -kg विदाउट द नीड ऑफ एनी एडिशनल ऑथराइजेशन अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया है ऐसे ड्राइवर्स को कि जिनके पास लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास है, कि वो अब 7500 kg तक का जो वेट होगा आपका जिस व्हीकल का, वो यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं और उनको एडिशनल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिसीजन दिया गया था 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसके हेड थे आपके DY चंद्रचूड़, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड इनके साथ अदर मेंबर्स कौन से थे, PS नरसिम्हा, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, जस्टिस जस्टिस एच ऋषिकेश रॉय। ठीक है, ये आपके 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन थी जिन्होंने डिसीजन दिया है। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है जो पहले रिजेक्ट कर देती थी क्लेम्स को, अब इसे ऐसा समझो जैसे कोई ट्रक है जिसका वेट इस कैटेगरी में लाई करता है और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इन दैट केस ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइवर्स लाइसेंस जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम रिजेक्ट कर देती थी। बट अब ये चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो वेट है वो इन्होंने क्या बोल दिया है कि जो आपका 7500 kg तक का वेट होगा, इतने तक ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है ड्राइवर्स को जो है बेसिकली अलाउ कर दिया गया है। तो अब इस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती, नहीं कर पाएंगी वो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ ड्राइवर्स लाइसेंस। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेशनल नेचुरोपैथी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन, तो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं, नेचुरोपैथी डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 18 नवंबर को, एंड इस बार हमने इसका 7th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था 2024 में। क्लियर है? नाउ इसका थीम क्या था, नेचुरोपैथी फॉर हेल्दी एजिंग एंड लॉन्गेटिविटी, एंड इस डे को हम हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसे एनुअली ऑब्जर्व करती है। ओके, नाउ अब इंडिया में जो इवेंट हुआ था आपका नेचुरोपैथी डे के दिन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस इवेंट में जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जिनका नाम है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष, जिनका नाम है प्रताप पारो जाधव, इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया था कि जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, ये बेसिकली क्रिएट कर रही है आपके रिसर्च और टीचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन योगा एंड नेचुरोपैथी। अभी करंटली हमारे जो है 2 ऑपरेशनल है ये इंस्टीट्यूट, आपका एक जो है ऑपरेशन है कर्नाटका में, दूसरा आपका हरियाणा में। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशनल है, और रिसेंटली इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो PM मोदी जी जो हैं, इन्होंने रायपुर छत्तीसगढ़ और आपका जो कोडा उड़ीसा में यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा है इन इंस्टीट्यूट का, ताकि और ज़्यादा इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनाए जा सकें। साथ में ही इसी टाइप का प्लान आपका सिमिलर इंस्टीट्यूट बनाने का जो प्लान है, ये असम, आंध्र प्रदेश और केरला के लिए भी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इस इवेंट में योगा टेक चैलेंज जो है, इसके विनर यहाँ पे उनको विनर्स जो अनाउंस हुए थे उनको फैसिलिटेट किया गया था, और यहाँ पे 2 विनर आपके थे, एक तो डिवाइस कैटेगरी में थे NT सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन कैटेगरी में योगा फॉर लाइफ। क्लियर है? नाउ थर्ड इज, यहाँ पे एक बुक रिलीज की गई थी, द रोल ऑफ योगा इन अ UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड इट इज अ कोलैबोरेटिव बुक ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, सिव्यासा यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी। ठीक है, इन तीनों ने मिलके इस बुक को जो है यहाँ पे रिलीज किया था। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।